हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के ऊपर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब दोनों पक्ष अपना अपना जो है साइड की स्टोरी रख देते हैं, एविडेंस रख देते हैं एंड विटनेसेस को भी रख देते हैं कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं। वही हम लोग आज की जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सेक्शंस कवर करने वाले हैं? सेक्शन 271 से लेकर 273 तक अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 271, जो कि हमें बताता है एक्विटल और कन्विक्शन। मतलब या तो दोष मुक्त किया जा सकता है या तो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। दोष सिद्ध है मतलब एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है एक अपराध के लिए। एक्विटल मतलब उसको दोष मुक्त कर दिया गया है, सारे चार्जेस उसके ऊपर से हटा लिए गए। तो कोई भी जब केस चलता है तो सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो चार्जेस से उसको बरी किया जा सकता है यानी कि डिस्चार्ज किया जा सकता है, या फिर जो भी उसके ऊपर चार्जेस या आरोप लगे हैं उसके लिए उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अब हर केस को सुनने के बाद जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो फिर उस केस का जजमेंट जो है वो सुनाते हैं। वही है आपका कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल। पहले ही पॉइंट आ जाता है एक्विटल, मतलब दोष मुक्त कर दिया गया। अब वो जो चार्जेस थे जो कि उस अक्यूज पर्सन पे जिसके ऊपर आरोप लगे थे सिद्ध नहीं होते, प्रूव नहीं होते हैं, तब ऐसे केस में मजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को, जो भी अक्यूज पर्सन है, उसको नॉट गिल्टी पाता है एंड उस पर्सन को एक्विटल के लिए ऑर्डर कर देता है, मतलब दोष मुक्त कर देता है। एंड जो भी अक्यूज पर्सन था उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड फ्री कर दिया जाता है कि मतलब अब आप जा सकते हैं। दूसरा केस यहाँ पे आ जाता है, अब अगर वो दोषी पाया जाता है, इफ आफ्टर फाइंडिंग द अक्यूज जो है वो गिल्टी, दोषी पाया जाता है, तब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखेंगे हमेशा। सबसे पहले जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो चेक करेंगे कि कहीं सेक्शन 364 तो नहीं अप्लाई हो रहा है, एंड दूसरा कहीं सेक्शन 401 तो नहीं अप्लाई हो रहा है। इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये 364 क्या कहता है हमें, कि कहीं जो मैं पनिशमेंट, मैं मजिस्ट्रेट साहब की बात कर रहा हूँ, कहीं जो मजिस्ट्रेट साहब जो पनिशमेंट देने जा रहे हैं क्या वो कम तो नहीं है पनिशमेंट, क्या उसमें ज़्यादा पनिशमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। मतलब जो भी अक्यूज था जब वो गिल्टी पाया जाता है, कहीं उस केस के लिए, उस ऑफेंस के लिए उस अक्यूज पर्सन को ज़्यादा सज़ा तो नहीं देनी चाहिए। अब अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो वो हायर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं वो केस। लेकिन अब अगर वो जो 364 है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा दूसरा मैटर क्या कहता है कि कहीं वो जो पनिशमेंट है उसमें हमें कोई पनिशमेंट को रिड्यूस तो नहीं करना, कम तो नहीं करना, कहीं वो पनिशमेंट को तो नहीं बदलना है, कोई दूसरी पनिशमेंट तो नहीं देनी है। अब अगर ये दो मैटर सेटिस्फाई होते हैं कि कोई हार्शर पनिशमेंट नहीं देनी है, दूसरा पनिशमेंट को कम तो नहीं करना है, या फिर पनिशमेंट को चेंज तो नहीं करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब कानून के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट सजा उस केस में देनी चाहिए वो उस अक्यूज पर्सन को दे दी जाएगी। एंड वो जो सजा दे दी जाएगी एक मजिस्ट्रेट के द्वारा एक अक्यूज पर्सन को, वो उस मजिस्ट्रेट की पावर्स के अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है केसेस इन्वॉल्विंग प्रीवियस कन्विक्शंस। अब जो भी उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे थे उसके अंदर ही, उन आरोपों की लिस्ट के अंदर ही कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी थे उस व्यक्ति के ऊपर। मान लो अंडर सेक्शन 234 का जो पार्ट 7 है उसके अंदर मेंशन्ड है ये, एंड यहाँ पे अक्यूज कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो किसी प्रीवियस कन्विक्शन के लिए कन्विक्टेड नहीं हूँ, दोषी नहीं ठहराया गया हूँ कोर्ट के द्वारा, वो मना कर देता है। तब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो एडिशनल जो एविडेंस है, क्योंकि प्रीवियस कोई कन्विक्शन है उसके लिए एडिशनल एविडेंस तभी लेंगे जब करंट ऑफेंस के लिए वो उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो करंट केस चल रहा है पहले उसके लिए उस व्यक्ति को, उस अक्यूज पर्सन को दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद जो उसने प्रीवियस कन्विक्शंस कर रखी हैं उसके बाद उसके लिए जो भी एविडेंस या जो भी चीज़ चाहिए होंगे, क्योंकि उसको प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको डिनाई कर दिया है, उसके बाद जो भी एविडेंस की जरूरत होगी उसको एक मजिस्ट्रेट के द्वारा कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी प्रीवियस कन्विक्शन है उसको प्रूव करने के लिए जो भी रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो भी फाइंडिंग्स हैं
उसको चेक किया जाएगा ताकि वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो प्रूव हो सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यही कहता है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो हैं, जो एक चार्ज के अंदर इंक्लूडेड हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा या चार्ज नहीं किया जाएगा या डिस्कस नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक जो करंट केस है उसके लिए उस अभियुक्त पर्सन को, उस अक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाता, तब तक जो प्रीवियस कन्विक्शन को डिस्क्लोज, चार्ज एंड डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 272, जो कि हमें बताता है अब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अब जो पर्सन कंप्लेंट कर रहा है वही नहीं है, वही अब्सेंट है। मतलब कोई एक हियरिंग की डेट थी, उस दिन जो कंप्लेनेंट है वही जो है नहीं आया, मतलब जिसने कंप्लेंट करी थी वही नहीं आया, तब क्या हो सकता है? तो सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि अब अगर वो जो ऑफेंस था वो दोनों पार्टीज के बीच में सेटल हो सकता है। या दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वो जो ऑफेंस था, वो जो अपराध था, वो नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि यहाँ पर जो पुलिस है वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, मतलब ऐसा कोई ऑफेंस था। तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं कि कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट करी है उसको 30 दिन का समय दे सकते हैं कि भाई जल्दी से कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाओ। अब अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो चार्जेस फ्रेम करने से पहले, मतलब वो अक्यूज पर्सन के ऊपर चार्जेस फ्रेम करने से पहले उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी वक्त। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 273, जो कि हमें बताता है कंपनसेशन फॉर फॉल्स एंड और अनरीजनेबल एक्यूजेशन। आपने किसी व्यक्ति के ऊपर जब गलत केस आप लगा देते हो या गलत मुकदमा जो है आप फाइल कर देते हो या फिर गलत कंप्लेंट फाइल कर देते हो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट, तब क्या होता है? अब होता क्या है कि जब मजिस्ट्रेट साहब किसी ऐसे अक्यूज पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर गलत आरोप लगे थे या फॉल्स एक्यूजेशंस लगे थे, जब ऐसे व्यक्ति को वो डिस्चार्ज करते हैं, मतलब सारे जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगे थे उससे उस व्यक्ति को जब डिस्चार्ज करते हैं एंड ये देखते हैं कि इस केस के अंदर कोई रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं था, ये केस होना ही नहीं चाहिए था, तब यहाँ पर वो जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट करी है, या जो भी इन्फॉर्मेंट है उससे ये पूछेंगे या उससे ये रीज़न मांगेंगे कि भाई एक रीज़न ये बताओ या रीज़न ये बताइए आप कि क्यों आपको कंपनसेशन नहीं पे करना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर आपने गलत आरोप लगाए हैं। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कंप्लेनेंट को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब अब अगर उससे ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो भी उसने आरोप लगाए थे वो सब बेसलेस हैं, कोई आधार ही नहीं है उसमें, तब यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन का जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं। अच्छा, ये कंपनसेशन कितनी होगी? तो ये मैक्सिमम फाइन अमाउंट हो सकती है। मान लो कि अगर वो 50,000 की फाइन इम्पोज कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, तो 50,000 वो इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। कंप्लेनेंट के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया है, अब पता चलता है कि वो फाइन ही नहीं पे करता है, तो ऐसे केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है 30 दिन तक की ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही हमें बताता है कि जो यहाँ पे प्रोविज़न है, क्योंकि जो अगर कोई ऐसी पनिशमेंट दी जा रही है तो उसके लिए जो सेक्शन 8 है उसका पार्ट जो 6 है वो ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 वो अप्लाई होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि और क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं झूठे या फॉल्स या अनरीजनेबल एक्यूजेशन के। अब मान लो किसी ने कंपनसेशन की पेमेंट भी दे दी, तो वो क्या है, उसकी सिविल एंड क्रिमिनल जो है लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, क्योंकि उस व्यक्ति ने फॉल्स कंप्लेंट करी है, इसलिए वो सिविल या क्रिमिनल एक्शन से बच नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो जो सिविल कोर्ट है हमारा कोई एडिशनल कंपनसेशन अवार्ड कर देता है, तो पहले जो कंपनसेशन उस कंप्लेनेंट द्वारा पे की गई थी वो जो अभी करंट जो एडिशनल कंपनसेशन अमाउंट जो है या जो अवार्ड जो है वो पास किया गया है उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राइट टू अपील। अब अगर जो हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास हैं वो कोई कंपनसेशन अमाउंट जो है 2,000 रुपये से ज़्यादा अगर बोलते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो कंप्लेनेंट है उसके पास एक अधिकार है कि वो अपील में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिले इन पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो कंपनसेशन अमाउंट है वो इमीडिएटली मतलब तुरंत पेएबल नहीं होता है, उसको वो पेएबल कब बनता है? जब जो अपील का पीरियड है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ही अमाउंट जो होता है पेएबल होता है। दूसरा,
अब अगर वो अपील डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद जो है अमाउंट पे किया जा सकता है। अब इसकी अप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, तो इसकी अप्लीकेबिलिटी जो है वो समन वाले केसेस में भी होती है एंड वारंट वाले केसेस में भी होती है। समन केस वो केस होता है जो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वारंट केसेस वो होते हैं जो कि मोर या सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। Thank you guys for watching this lecture. Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, that is the Law Code by Satish Pandey. धन्यवाद everyone.